गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पहले पढ़ा इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, उसी पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने टावर की टाइप्स पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि क्या पर्पस है ट्रांसमिशन टावर लगाने का। तो आज मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ ये वीडियो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी जो हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में यूज़ करते हैं। तो वो क्या टर्म्स हैं ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसमें आते हैं आपका लो टेंशन लाइन क्या होता है, हाई टेंशन लाइन। ये वर्ड्स आपने देखे होंगे पर आपको पता नहीं होगा ये है क्या। ओवरहेड लाइंस। तो लो टेंशन लाइन हमारे पास क्या होता है, ये एक वो लो वोल्टेज लाइन है। एंड और जो हमारे पास हाई टेंशन लाइन क्या होती है, वो एक हाई वोल्टेज लाइन है। तो लो टेंशन मीन्स लो वोल्टेज और हाई टेंशन मीन्स हाई वोल्टेज लाइन। वो लाइंस, वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जो हाई वोल्टेज कैरी कर रही हैं, दे आर नोन एज हाई टेंशन लाइंस। और जो लो वोल्टेज कैरी कर रही हैं उनको हम बोलेंगे लो टेंशन लाइंस। तो जो लो टेंशन लाइंस होती हैं वो 400 वोल्ट्स के लिए तक होती हैं 3 फेज़ कनेक्शन के लिए, और 230 वोल्ट होती हैं सिंगल फेज़ कनेक्शन के लिए। जो हाई टेंशन लाइंस होती हैं ये आती हैं जो हमारे मतलब बल्क पावर हमें चाहिए, जो बल्क पावर कैरी करी है, क्योंकि हाई वोल्टेज कैरी करी है तो इसमें किलो वोल्ट्स में चला जाता है। तो ये 11 किलो वोल्ट एंड अबव जितनी भी लाइंस होती हैं दे आर नोन एज हाई टेंशन लाइंस। ओवरहेड लाइन क्या होता है, तो ओवरहेड का क्या मतलब होता है, सिर के ऊपर से। तो एज द नेम सजेस्ट, वो लाइंस मीन्स एनी इलेक्ट्रिकल सप्लाई विच इज़ प्लेस्ड अबाव द ग्राउंड एंड इन द ओपन एयर। और जो हाई टेंशन और लो टेंशन लाइंस हैं अप टू 33 kV दे आर इरेक्टेड ऑन पोल्स। तो ये जो पोल होता है, ये हम पोल्स हमारी क्या कैरी करते हैं, हाई टेंशन और लो टेंशन लाइंस जो 33 kV तक ही होती हैं, तो वो पोल्स कैरी करते हैं। ये मैंने आपको पाइलॉन्स बताए थे, टावर। तो टावर हमारे क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस को कैरी करते हैं। मतलब 66 kV लाइन्स, 132, 220, 440 kV। तो जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस होती हैं उनको हमारे पाइलॉन्स या टावर्स कैरी करते हैं, जो स्टील स्ट्रक्चर्स, लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स मैंने आपको पढ़ाए थे। और जो अप टू 33 kV हमारे पोल्स कैरी करते हैं लाइंस, कौन सी, हाई टेंशन और लो टेंशन लाइंस, जिनको हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है पीक डिमांड। तो पीक डिमांड, पीक इन द सेंस एज द नेम सजेस्ट, पीक होता है मैक्सिमम पॉइंट पे। तो मैक्सिमम डिमांड हमारी आ रही है, तो इसका क्या मतलब है, मैक्सिमम लोड डिमांड विच इज़ रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द पीक आवर्स, representing the simultaneous maximum demand of all the consumers at a particular point। तो आप देखिए एक टाइम जैसे हमने क्या करना है, रात के टाइम में हम लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम सर्दियों में क्या कर रहे हैं, हीटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने साथ साथ लाइट भी लगाई है, हमने कपड़े धो रहे हैं तो वॉशिंग मशीन में। तो जितना भी सारा लोड है वो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे लगा हुआ है। तो उस टाइम में हमारे पास क्या है, डिमांड बढ़ रही है। तो मैक्सिमम डिमांड, उसको हम क्या बोलेंगे, पीक डिमांड। ये जो पीक डिमांड होती है ये एनुअली, मंथली भी होती है, सालाना भी होती है, और वीकली भी होती है, और डेली भी होती है। तो जो मतलब डेली भी हमारी मैक्सिमम डिमांड्स आ सकती हैं, वीकली भी आ सकती है, मंथली भी और ईयरली भी। जो पीक डिमांड होती है एक स्टेट की, पीक डिमांड फॉर अ स्टेट, वो रिकॉर्ड किया जाता है बाय स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर। जो स्टेट का लोड डिस्पैच सेंटर है वही रिकॉर्ड करता है पीक लोड को, पूरी स्टेट के पीक लोड को। फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर, पीक और मैक्सिमम डिमांड विल बी रिकॉर्डेड बाय कंज्यूमर एनर्जी इंस्टॉल्ड एट देयर प्रेमिसेस। लेकिन जो इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स हैं वो कौन, जैसे हमारे घर का, कोई हमारे पड़ोसी नेबर्स, उन सब के हमारे जो एनर्जी मीटर्स लगे हुए हैं घरों पे, एनर्जी मीटर रिकॉर्ड करता है मैक्सिमम डिमांड्स को। फिर आता है लोड शेडिंग। तो आपने सुना होगा लोड शेड हो गया है। तो लेमैन अब अभी ऐसा हमें टर्मिनोलॉजी नहीं देखी होगी तो वही आप देखिए। लोड शेडिंग क्या होता है,
लोड शेड हम तब करवाते हैं जब जो हमारी पावर डिमांड होती है इज़ मोर देन द पावर अवेलेबिलिटी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम टू शेड एक्सेस लोड ऑन द जनरेटिंग स्टेशन। जब क्या होता है कि जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर जो लोड की डिमांड है ना वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसके जितनी पावर जनरेटिंग स्टेशन के पास है उससे भी ज़्यादा पावर एक्सीड हो जाता है, डिमांड एक्सीड हो जाती है पावर की, तब हमें लोड शेड करना पड़ता है। तो लोड शेडिंग इज़ कैरिड आउट ऑन प्रियोरिटी बेसिस। जब हमारे पास ऐसा होगा तभी हम लोड शेड करवाएंगे। इमरजेंसी सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, फायर सर्विसेज, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेज आर लेफ्ट आउट एंड लोड शेडिंग इज कैरिड आउट फेज बाय phase. Just the switching off of a particular feeder या circuit breaker to avoid total breakdown due to overload is called as shedding. तो load shedding का क्या मतलब होता है हमारे पास, हम क्या करते हैं जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है उसको हम स्विच ऑफ कर देते हैं टू अवॉइड टोटल ब्रेक डाउन, ताकि बाकी पूरा सिस्टम ब्रेक डाउन होने से बच जाए ओवरलोड की वजह से, उसको हम शेडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है हमारा डिफरेंस क्या है बिटवीन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का। तो हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो होती है इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ पावर प्लांट टू पावर स्टेशन टू वेरियस सब स्टेशन। तो सबसे पहले हमारी कहाँ पर है, पावर प्लांट, जहाँ हमारी जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ से हमारी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ से कैरी करना टू टू वेरियस सब स्टेशंस इज़ नोन एज ट्रांसमिशन। फिर सब स्टेशन से लेकर कंज्यूमर एंड तक इलेक्ट्रिसिटी का ट्रैवल होना दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ले जाती है। तो अभी हम लोगों ने ट्रांसमिशन टावर्स की टाइप पढ़ी थी, पोल्स पढ़े थे। तो अब इनको हमारा मेन टॉपिक क्या है इज़ द इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, मेथड ऑफ इरेक्शन, कि हमें इन टावर्स को या हाई टेंशन, सबसे पहले हम किसके लिए पढ़ेंगे, हाई टेंशन लाइंस के लिए। लो टेंशन लाइन जो होती हैं अप टू 33 केवी जो हमारे पोल्स कैरी करते हैं, उनको हमें कैसे लगाना है, उनको कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये मेथड्स हैं। सबसे पहले पिट मेकिंग और पिट डिगिंग, खड्डा बनाना है, पिट मार्क करना है, फिर उसको डिग करना है। सेकेंड है सपोर्ट्स एंड कॉन्क्रीटिंग, फिर उसकी हमें क्या करनी है, कॉन्क्रीटिंग करनी है, सपोर्ट्स बनानी है, यानी बेस एंड सपोर्ट जो मेन कंपोनेंट होता है एक टावर का। प्रोवाइडिंग ऑफ गाइड्स टू सपोर्ट्स, mounting cross arms, pins and insulators and pin binding, paying and stringing of the conductor, jointing of conductors, sagging and tensioning of conductors, crossings, guardings, earthing और लास्ट पे टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। जितने भी ये मेथड्स हैं मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहला मेथड है पिट मार्किंग एंड डिगिंग प्रोसीजर। ये जो मेथड्स ऑफ इरेक्शन है ना, ये हाई टेंशन और लो टेंशन लाइंस के लिए, मतलब पोल्स के लिए। तो पोल्स को कैसे लगाना है, तो सबसे पहले ये जो पिट मार्किंग और डिगिंग में हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं पोल लोकेशन के, हमें पोल लगाना कहाँ पे है, तो सर्वे करते हैं और उसको हम मार्क करते हैं उस जगह को विद अ सर्वे पैग। ये एक सर्वे पैग होता है, इससे हम मार्किंग करते हैं उस जगह की। फिर हम क्या करते हैं कि जो पिट है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ताकि अगर पोल उसमें हम लगा दें और उसको फिल कर दें तो पोल क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। अगर जो खड्डा है वो पोल के डायमीटर से ज़्यादा बड़ा होगा तो पोल क्या होगा, टिल्ट होने का खतरा है उसमें, वो सीधा नहीं रहेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, अ पिट हैविंग अ डायमेंशन ऑफ 1.2 मीटर और 0.6 मीटर, उसको हमें एक्सकवेट करना है विद इट्स लॉन्गर एक्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। जो हमारी प्लांटिंग डेप्थ है जहाँ तक पोल जाना चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1/6 लेंथ ऑफ द सपोर्ट्स। एक्सकवेशन इज जर्नली डन बाई, और जो हमारे पास आप खड्डा खोदते हैं, डिगिंग करते हैं, एक्सकवेशन वो किससे किया जाता है, पिकैक्स क्रो, ये आपने देखा होगा पिकैक्स क्रो, इससे और शॉवल से, जिसको हम बेलचा बोलते हैं। तो अगर कहीं पे बहुत हार्ड सॉइल है या रॉकी है, पत्थर है वहाँ पे उस मिट्टी में, तो हम वहाँ पे ब्लास्टिंग करते हैं रॉक की, फिर वहाँ पे पोल लोकेशन बनाया जाता है। सेकंड मेथड आता है हमारे पास इरेक्शन ऑफ सपोर्ट्स एंड कॉन्क्रीटिंग। ये देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, पिट मार्किंग एंड पिट डिगिंग किया, उसके बाद हमें इस पोल को इस पिट के अंदर इरेक्ट करना है। तो वो कैसे किया जाता है,
जब पोल पिट डिग करने के बाद हम पोल को उस लोकेशन पे लाते हैं किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से, तो फिर हम क्या करते हैं, उस पोल को उस खड्डे में इरेक्ट करते हैं किसकी मदद से, बाईपॉड की मदद से, या जिसको हम बोलते हैं वुडन हॉर्स मेड ऑफ 15 सेंटीमीटर GI पाइप। ये आप देख रहे हैं, बाईपॉड्स बोलते हैं इनको, दिस इज़ कॉल्ड एज बाईपॉड। तो इसकी मदद से हम पोल को यहाँ पे पिट में जाके इरेक्ट करते हैं। जो डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स शुड बी कितना होना चाहिए, 10 मीटर। जो बाईपॉड की लेग्स हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 10 मीटर। नॉर्मली 10 पोल्स आर इरेक्टेड विद इन 1 किलोमीटर डिस्टेंस फॉर 11 kV। अगर हमारे पास 11 kV की लाइन है तो हमें 10 पोल्स लगाने हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर 10 पोल्स को इरेक्ट करेंगे। एवरेज स्पैन हमारा कितना रहता है, मतलब 2 पोल्स के बीच में कितनी डिस्टेंस रहता है, स्पैन क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स, तो वो कितना रहता है, 100 या 105 मीटर। फिर हम क्या करते हैं, एक टाई वायर लगाते हैं फॉर अटैचमेंट ऑफ बाईपॉड टू द पोल। इस बाईपॉड को पोल के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, टाई वायर की मदद से, जो इज़ अबाउट 6 मीटर लॉन्ग होती है और किसकी बनी होती है, हमारी इज़ मेड ऑफ 7x10 SWG स्टे वायर, एंड दिस वायर शुड बी अटैच टू द पोल एट 8 मीटर्स। ये देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ, ये हमारे पास पोल है, यहाँ पे नंबरिंग की हुई है, अगर आप देख सकें तो ये आ गया नंबर 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले जैसे सॉरी, तो सबसे पहले क्या है हमारा नंबर 1, इसको हम बोलते हैं पोल ब्रैकेट, ठीक है, पोल ब्रैकेट। सेकंड इज स्टे क्लैम्प, जिसके साथ हमने ये स्टे वायर लगाई है, उसका क्लैम्प ये कहाँ लगाना है, पोल ब्रैकेट के साथ। देन स्टे वायर, ये नंबर 3 जो आपको दिख रही है यहाँ से यहाँ, दिस इज स्टे वायर। देन ये सेकंड, ये भी हमारा स्टे क्लैम्प है, देखो ये 2 हमारे स्टे क्लैम्प्स हैं, इनके बीच में स्टे वायर है। ये क्लैम्प एक हमने पोल ब्रैकेट के साथ लगाया है, दूसरा हमने कहाँ लगाया है, स्टे रॉड, ये एक रॉड है हमारी जो हमने दी हुई है यहाँ पे। और फिर उसके बाद स्टे प्लेट, ये नीचे नंबर 5 जो है आपका, दैट इज स्टे प्लेट। द पोल इज स्लिड अलॉन्ग द लाइन रूट, ऐसे रखा जो, द पोल इज टाइड विथ 3 रोप्स के साथ बांधा जाता है। द रोप एट द बॉटम प्रिवेंट्स द पोल फ्रॉम ड्रैगिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पुल। To prevent the support from moving side from rising, 2 guy ropes are fixed on both the sides। दोनों साइड पे हम 2 guy ropes लगाते हैं पोल की, and attached to a temporary anchor for smooth sliding and perfect placement of pole in the pit. An inclined trench having 15.2 centimeter 6 inches width length may be dug adjacent to the pit. A piece of MS channel is the mild steel जो हमारा channel होता है, is placed in an inclined position at the opposite end of the pit। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने process of ये erecting the pole लगाया हुआ है। For enabling the pole to slip smoothly inside it, उसको अंदर ले जाने के लिए पोल को हम क्या करते हैं, एक पीस ऑफ MS चैनल, माइल्ड स्टील चैनल लगाते हैं इंक्लाइंड पोजीशन में एट द अपोजिट एंड ऑफ द पिट, ताकि हमारा पोल स्मूथली स्लिड कर दे, मतलब अंदर चला जाए हो इसके पिट के। द ट्रेंच वुड फैसिलिटेट द पोल टू skid smoothly into the pit without jerks। The bipod is placed in position and attached the pole by means of tie wires। The rope pulley is used to pull for lifting the pole। तो ये सारा हमारे पास मेथड है कि हमें क्या करना है, कैसे पोल को इरेक्ट कराना है। तो when the pole assumes the vertical position, the holding rope should be tight, and जो पोल को होल्ड कर रहे ropes उन्हें हमें टाइट कर देना है। तो देखिए मैंने आपको पिट मेकिंग बताया था ना, कि हम क्या करते हैं, पिट डिगिंग किसकी वजह से करते हैं, तो पिकैक्स क्रो बताया था और मैंने शॉवल बताया था। तो एक मशीन भी आती है, तो ये जो आपको इक्विपमेंट दिख रहा है ना ऐसे, दिस इज़ कॉल्ड एज ऑगर।
तो जिस ट्रैक्टर के साथ ये ऑगर लगा होता है दैट इज़ नोन एज ऑगर ट्रैक्टर या पिट मेकिंग मशीन। तो ये जो मशीन है ये हमारी पोल इरेक्शन के लिए भी यूज़ करती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ऑगर की मदद से एक पिट खोदते हैं और फिर क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसने पोल को होल्ड करके रखा है, फिर ये क्या करती है, पोल को उस जगह पर लेके वहाँ पे उसको इरेक्ट करती है। अगर हमें डबल पोल स्ट्रक्चर लगाना है, ये आपने देखा होगा 2 पोल्स, ठीक है, डबल पोल स्ट्रक्चर, तो डीपी जिसको हम बोलते हैं, तो उसको कैसे लगाएंगे, इसको हम लगाते हैं एंगल लोकेशन या फिर टेंजेंट लोकेशन पे। यहाँ तो एज वेल एज इन टेंजेंट लोकेशन डीपी इज इरेक्टेड एट अ डिस्टेंस ऑफ एवरी 1 किलोमीटर as line dp for angles of deviation more than 10 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, आप ये देख रहे होगे, यहाँ पोल लगा रहे हैं, एक मशीन ने यहाँ से हमारे पास होल्ड करके रखा हुआ पोल, 2 मशीन्स की मदद से हम लगा रहे हैं। ये आगे हमारे पास दीज आर द 2 पोल्स, ठीक है। तो यहाँ से ये दिख रहा है आपको, इन दोनों के बीच में ये हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म्स, जहाँ से हमारे कंडक्टर्स पास करते हैं। ये हमारे पास इंसुलेटर है, दीज आर इंसुलेटर्स। तो नेक्स्ट मेथड आता है कॉन्क्रीटिंग। ये हम पढ़ने के लिए अगले लेक्चर में जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।